नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांद कुबा एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल के पुराने व्यूअर्स हैं तो आप जानते होंगे कि हमारे इस चैनल पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक कवर कर रहे हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम दो और अहम फीचर्स की बात करेंगे एंड इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। जो पहला फीचर हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन विद फ्यू रिजिड प्रोविजंस। अब किसी कॉन्स्टिट्यूशन को कब फ्लेक्सिबल कहा जाता है, कब रिजिड कहा जाता है, इसे समझने से पहले हमें एक और टॉपिक को समझना होगा, दैट इज वेरियस काइंड्स ऑफ मेजोरिटीज रिक्वायर्ड टू अमेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या यूं कहें कि वेरियस काइंड्स ऑफ मेजोरिटीज रिक्वायर्ड टू पास एनी बिल इन द पार्लियामेंट। देखिए, जब भी हमारी पार्लियामेंट में किसी तरह का कोई बिल पेश किया जाता है तो उस बिल के ऊपर दोनों ही सदनों में अलग अलग चर्चा होती है। उस बिल में कई सारे सुझाव दिए जाते हैं, कई सारे अमेंडमेंट्स सुझाई जाती हैं। उसके बाद उस बिल में वोटिंग की जाती है, उस बिल के ऊपर वोटिंग की जाती है। अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स उस बिल के फेवर में वोट करते हैं तो वो बिल पास हो जाता है, और अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स उस बिल के अगेंस्ट वोटिंग करते हैं तो वो बिल निरस्त हो जाता है, पास नहीं होता। बेसिकली सवाल उठता है कि मेजॉरिटी किस तरह की, क्या 50% ऑफ द होल हाउस की मेजोरिटी हमेशा रिक्वायर्ड होगी, या फिर जो उस दिन मेंबर्स आए थे, जिस दिन उस बिल के ऊपर वोटिंग होनी थी, केवल उतने ही मेंबर्स की मेजोरिटी रिक्वायर्ड होगी? किस तरह की मेजोरिटी की आखिर हम बात कर रहे हैं? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग बिल्स के केस में, अलग अलग अमेंडमेंट्स के केस में अलग अलग तरह की मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना है, इंपीच करना है, उस केस में अलग मेजोरिटी रिक्वायर्ड होगी। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, उस केस में अलग तरह की मेजोरिटी रिक्वायर्ड होगी। इस तरह से यहां पर हमें 4 तरह की मेजोरिटी देखने को मिलती है। सबसे पहली आती है सिंपल मेजोरिटी। जो सिंपल मेजोरिटी की हम बात करते हैं दोस्तों, इसे हम वर्किंग मेजोरिटी के नाम से भी जानते हैं। एंड सिंपल मेजोरिटी का मतलब केवल होता है दैट मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन फेवर ऑफ द बिल, तब जाके वो बिल पास हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिल जिसमें 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ही रिक्वायर्ड है, तो इस केस में होगा क्या? तो हमने क्या कहा कि 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इसमें देखिए, एमपीवी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग में 2 शब्द आ गए। पहला है कि मेंबर्स प्रेजेंट कितने हैं, दूसरा उसमें से वोटिंग कितना डाल रहे हैं। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लीजिए लोकसभा में एक ऐसा बिल प्रेजेंट किया गया, या यूं कहें कि एक ऐसे बिल पे वोटिंग होनी है जिसमें सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड है। अब जिस दिन ये वोटिंग होनी थी, उस दिन मान लीजिए लोकसभा में 450 मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट थे। तो मेंबर्स प्रेजेंट कितने हो गए? 450। लेकिन इन 450 में से 50 मेंबर्स ऐसे थे जो कि एब्सटेन कर लेते हैं वोटिंग से, यानी कि आए तो हैं लेकिन वो वोट नहीं डालते हैं, किसी भी पॉलिटिकल रीजन से वो वोट नहीं डालते हैं। सो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हो गए? मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग हो गए जी 400। अब 400 लोग प्रेजेंट भी हैं और वोट भी डाल रहे हैं। ऐसे में सिंपल मेजोरिटी कितनी हो गई उस बिल को पास करने के लिए? सो सिंपल मेजोरिटी यहां पे जो रिक्वायर्ड होगी इस केस में, दैट इज 400 का 50%, दैट इज 200 प्लस 1, दैट इज 201 की यहां पर वोट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगी, तब जाके ये बिल जो है वो पास हो पाएगा। चलिए, ये तो हो गई हमारी सिंपल मेजोरिटी। उसके बाद आ जाती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है, इट इज अगेन मेजोरिटी ऑफ द होल हाउस इसे कहा जाता है। मेजोरिटी ऑफ द होल हाउस जो है, यानी कि क्या, कि पूरे सदन की जो स्ट्रेंथ है उसका 50% प्लस 1, यानी कि उसके 50% से ज्यादा अगर वोट डलते हैं तो ये यहां पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी गिनी जाएगी। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो देखिए, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है हर सदन की वो फिक्स्ड है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि 545 सीट्स हैं। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 245 सीट्स हैं। तो क्योंकि स्ट्रेंथ फिक्स्ड है, इसलिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी का जो नंबर रिक्वायर्ड है वो भी फिक्स हो जाता है। सो अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में हम जानते हैं कि 545। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितनी हो गई? 545 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 272.5। सो हमें अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी लोकसभा की देखनी है तो वो आ गई 273। इसी तरह से राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में जो स्ट्रेंथ है 245 डिवाइडेड बाय 2। सो अगर हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करें तो 123 जो है वो राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ जाती है।
सो किसी भी मैटर को अगर राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास करवाना है तो वो 123 एंड लोकसभा में अगर पास करवाना है तो वो कितना हो गया जी, हमारा 273 वोट्स रिक्वायर्ड होंगे। थर्ड टाइप जो है दैट इज इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी या फिर यूं कहें द देन मेजोरिटी ऑफ द हाउस जिसे हम कह देते हैं, ये क्या होती है? इसमें आ जाता है मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या हो गई? अब हमने एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो हमने कहा जी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, इफेक्टिव स्ट्रेंथ कौन सी होती है? तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ को गिनने के लिए या इफेक्टिव स्ट्रेंथ को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें किसी भी सदन की जो टोटल स्ट्रेंथ है उस टोटल स्ट्रेंथ में से माइनस करना होता है वैकेंसीज इन द हाउस। अब ये वैकेंसीज जो है किसी भी वजह से हो सकती हैं। कुछ हो सकता है कि कुछ मेंबर्स की डेथ हो गई हो, राइट? हो सकता है कि कुछ मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया हो, वॉलंटरीली रिजाइन कर दिया, या कुछ मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो, राइट? जैसे कि आज अगर आप न्यूज उठा के देखेंगे तो महुआ मित्रा जो है उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, राइट? सो इन तीनों को आप माइनस करते हैं टोटल स्ट्रेंथ में से, तो जाके हमें जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है वो हमें देखने को मिलती है। नाउ हमने क्या कहा, इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है वो तब जाके निकलेगी जब ये सारी चीजें हम माइनस कर देते हैं टोटल स्ट्रेंथ में से। अब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? तो हमने कहा जी जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है उसका 50% से ज्यादा अगर वोट्स डलती हैं तो जाकर हम उसे इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस गिनते हैं। सो मान लीजिए देयर इज अ काइंड ऑफ बिल या देयर इज अ काइंड ऑफ अमेंडमेंट या बिल ही मान लेते हैं, कोई ऐसा बिल है जिसे पास करने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ को कैसे गिनेंगे? हमने यहां पर देखना है कि भाई लेट्स से राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ क्या है, 245 माइनस कर लेते हैं जी, हमारी एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो कि 5 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है, 10 लोग जो हैं वो मान लेते हैं कि हमारे एब्सेंट हैं, राइट? या सॉरी एब्सेंट नहीं, 10 लोग यहाँ पर हम कहेंगे कि जो रिजाइन कर देते हैं। सो टोटल कितना हो गया, 230, राइट? अब ये 230 का जो है हमें 50% देखना होगा एंड 50% प्लस 1 जो है वो हमारी जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल यहां पर ये भी उठता है कि भाई ये जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है या इफेक्टिव मेजोरिटी है ये कहां यूज होती है? तो ये आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा कि जो इफेक्टिव मेजोरिटी है ये सबसे पहले तो हमारे जो राज्यसभा के चेयरमैन है यानी कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अगर उन्हें रिमूव करना है तो राज्यसभा इफेक्टिव मेजोरिटी से वोट डालेगी, तब जाके उन्हें रिमूव किया जा सकता है। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए किसी और सदन में, जैसे स्पीकर को लोकसभा में, या फिर अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें, वहां के जो स्पीकर हैं उन्हें रिमूव करना है तो वहां पर भी इसी तरह की इफेक्टिव मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। अब आगे बढ़ते हैं और स्पेशल मेजोरिटी की बात कर लेते हैं। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? देखिए स्पेशल मेजोरिटी में भी देयर आर वेरियस टाइप्स। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, राइट? अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं पे भी स्पेशल मेजोरिटी में ऐसे टाइप 1, 2, 3 का जिक्र नहीं आता है। अगेन ये हम लोगों की इंटरप्रिटेशन होती है कि भाई टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 किस तरह से हमें देखने को मिलती है, राइट? सो टाइप 1 ऑफ स्पेशल मेजोरिटी क्या है? कहता है जी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब यहां पे भाषा में फर्क आ गया, यहां पे लैंग्वेज का डिफरेंस आ गया। अभी तक जो हम मेजोरिटीज देख रहे थे, चाहे वो सिंपल मेजोरिटी, चाहे एब्सोल्यूट मेजोरिटी, चाहे इफेक्टिव मेजोरिटी, वहां पे मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग था। सो वहां पे शब्द था मोर देन 50%। यहां पे क्या आ गया? नॉट लेस देन 2/3, यानी कि 2/3 अगर होंगे तो चल जाएगा, लेकिन नॉट लेस देन 2/3। 2/3 प्लस 1 नहीं है यहाँ पे मोर देन 2/3 नहीं है, यहाँ पे नॉट लेस देन 2/3 है। सो क्या कहता है? टाइप 1 क्या है? कहता है जी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन फेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल। अब इसका जो सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है वो हमें आर्टिकल 249 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, जहां पर राज्यसभा के पास ये पावर है कि राज्यसभा हमें या सेंट्रल गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को अलाउ कर सकती है टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन दिस स्टेट लिस्ट। सो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्टेट लिस्ट यानी कि शेड्यूल 7 के लिस्ट 2 में दिया गया कोई सब्जेक्ट है, उसके ऊपर राज्यसभा अगर चाहे तो वोट कर सकती है, एक रेजोल्यूशन ला सकती है कि भाई पार्लियामेंट इसके ऊपर कानून बनाएगी। एंड राज्यसभा अगर इस रेजोल्यूशन को पास करती है, यानी कि पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि स्टेट लिस्ट में दिए हुए कोई सब्जेक्ट पे कानून बनाए, तो राज्यसभा को वो रेजोल्यूशन जो है वो
इस तरह की मेजोरिटी के साथ पास करना होगा, तब जाके राज्यसभा इस तरह के जो भी जो लेट्स से जो रेजोल्यूशन उसे पास कर सकती है। ठीक है जी। सो दिस इज टाइप 1। टाइप 2 की अगर हम बात करें, इसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं। पहली कंडीशन है नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन फेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल, एंड दूसरी जो कंडीशन यहां पे फुलफिल होनी चाहिए दैट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी उसमें आनी चाहिए। अब हम अगर आर्टिकल 368 की बात करें, आर्टिकल 368 में हमें इस तरह की मेजोरिटी देखने को मिलती है, यानी कि आर्टिकल 368 के तहत जो भी अमेंडमेंट हमारे संविधान में होगी उसमें ये मेजोरिटी का इस्तेमाल होगा। अब इसमें साथ ही में देखने को मिलता है कि अगर हम हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या फिर हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना चाहते हैं या फिर कैग को रिमूव करना चाहते हैं, उस केस में भी हमें यही तरह की मेजोरिटी देखने को मिलेगी। नाउ एक एग्जांपल से अगर हम इसे समझें तो हमने क्या कहा भाई, देखिए दो तरह की मेजोरिटी इसमें रिक्वायर्ड होती है। वन इज not less than 2/3 and the other is 50% of the members present and voting. So 50% of the members, 50% of the whole house, strength of the house. So पहला जो है अगर हम किसी बिल को पास करना चाहते हैं या फिर लेट्स से सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करना चाहते हैं लोकसभा में, तो सबसे पहली जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए वो ये कि 273 वोट्स कम से कम इन फेवर आने चाहिए। एंड दूसरी क्या कि भाई नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3, मान लीजिए जिस दिन हमने सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया या उनके इम्पीचमेंट की वोटिंग डाली गई, उस दिन लोकसभा में मानते हैं 450 एमपीज आए थे। इस 450 का अगर हम 2/3 देखें तो कितना आ जाता है जी, 450 का 2/3 आ जाता है 300 लोगों ने मान लीजिए कि उनको इम्पीच करने के फेवर में वोट डाली। अब ये जो 300 का आंकड़ा है, क्या ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी के आंकड़े से ज्यादा है? तो हम कहेंगे हाँ। तो अगर 300 वोट्स आ जाती हैं तो उनको हम इम्पीच कर सकते हैं। अगर ये वोट्स जो हैं 273 से कम रह जाती हैं इन एनी केस, तो हम उन्हें इम्पीच नहीं कर पाएंगे इवन इफ इट सेटिस्फाइड फर्स्ट कंडीशन। सो दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो जाके ये मेजोरिटी मानी जाती है और इस मेजोरिटी से फिर बिल पास हो जाता है। अब टाइप 3 ऑफ स्पेशल मेजोरिटी की अगर हम बात करें, दैट इज नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब ये जो है यहां पर आप देखिए, यहां पे शब्द का जो इस्तेमाल हो गया वो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, जबकि टाइप 2 में हमने क्या कहा था, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन फेवर ऑफ द बिल। लेकिन यहां पर क्या आ गया, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस जो है उसका 2/3 अगर फेवर में डलेगा तब जाके वो बिल या वो रेजोल्यूशन पास होगा। ये जो मेजोरिटी है ये सबसे ज्यादा टफ मेजोरिटी है हासिल कर पाना, और ऐसे में यहां पर हमें देखने को मिलता है कि भाई देखिए, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 61 केवल उसी केस में इस मेजोरिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां पर मैं एक छोटा सा जिक्र और करना चाहूंगा क्योंकि 368 का जिक्र हुआ। अब एक चीज को समझते हैं कि जो 368 है ना, इसमें भी हमें देखने को मिलता है कि कुछ टॉपिक्स मेंशन कर दिए गए हैं। जनरली ऐसे आर्टिकल्स या ऐसे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन किए गए हैं जो कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, या फिर जो कि प्रेसिडेंट से जुड़े हुए कुछ हिस्से हैं, या फिर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट से पावर से जुड़े हुए कुछ हिस्से हैं। अगर उन हिस्सों को हमें अमेंड करना है तो ऐसे में ये जो टाइप 2 ऑफ स्पेशल मेजोरिटी है, इसके साथ साथ ये भी रिक्वायर्ड होगा कि बिल या वो जो अमेंडमेंट है जो कि लेट्स से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पावर को घटा रहा है, ऐसा कोई बिल है, या फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस में कोई चेंज लेकर आ रहा है, ऐसा कोई बिल है, इस तरह का जो बिल होगा, अमेंडमेंट बिल होगा, उसमें यहां पे पार्लियामेंट से अगर इस तरह की मेजोरिटी से वो बिल पास हो भी गया, उसके साथ साथ हमें एक और कंडीशन को फुलफिल करना होगा, दैट इज हमारे जो स्टेट्स हैं उसमें 50% से ज्यादा स्टेट्स को उस बिल को रेटिफाई करना होगा। यानी कि 50% से ज्यादा स्टेट्स की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उन्हें भी वो पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल को अपनी अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सिंपल मेजोरिटी से पास करना होगा, तब जाके वो जो बिल है वो पास होगा। तो ये तो हमने देखा कि भाई देखिए, वेरियस काइंड्स ऑफ मेजोरिटीज जो हैं रिक्वायर्ड होती हैं हमारे संविधान में अमेंडमेंट्स लेकर आने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस फीचर की। हमने कहा कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है विद फ्यू रिजिड प्रोविजंस। अब फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? ये वो तरह का संविधान होता है जिसे अमेंड करना बहुत ही सिंपल होता है।
तो देयर आर वेरियस प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जिनको सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है या अमेंड किया जा सकता है, राइट। इन सभी प्रोविजंस को क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से पास या अमेंड किया जा सकता है, तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है। बट देन अगेन देयर आर सर्टेन प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिनको अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 रिक्वायर्ड है, यानी कि 368 के तहत हमने अभी जो स्पेशल मेजोरिटी की बात की वो रिक्वायर्ड है। अगर हम रिजिड प्रोविजंस की बात करें तो उसमें मोस्टली जो हमारे सेंटर स्टेट रिलेशन से जुड़े हुए प्रोविजंस हैं वो आ जाते हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पावर से जुड़े हुए मामले वो आ जाते हैं, सो एंड प्रेसिडेंट के जो जुड़े हुए कुछ इलेक्शन से जुड़े हुए जो मामले हैं वो आ जाते हैं। सो यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड हो जाता है। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल एंड रिजिड दोनों की यहाँ पर हमें एक मिक्सचर देखने को मिलता है। अगर इसे हम कंपेयर करें यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तो हमें देखने को मिलता है कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली रिजिड इन नेचर। अब आगे बढ़ते हैं और एक और जो हमारा आखिरी जो फीचर है वो हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक वन ऑफ द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो इस तरह से बैग ऑफ बोरोइंग तक कह देते हैं कि भाई इसमें कुछ खुद का कुछ है ही नहीं, ये सारा का सारा संविधान उधार में लिया गया है, राइट। लेकिन सवाल मेंस में कई बार आ जाता है या इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स कहना सही है या फिर इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, राइट। सो ऐसे में सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारे संविधान में कौन से फीचर्स हैं जो कि उधार लिए गए हैं या यूं कहें कि जो हमने बाहर से लिए हैं या दूसरे संविधानों से इंस्पायर होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमें आपको मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट बता रहा हूँ, इसे याद तो करना ही पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए, राइट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लिया सेंटर एंड स्टेट्स का, गवर्नर की जो पोजीशन है, फेडरलिज्म का जो फीचर है, ये सब हमने कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया, 1935 का जो एक्ट था। जो वेरियस मेजर सोर्सेज हैं वो आपको पता भी होने चाहिए, मैंने यहाँ पे सभी तो मेंशन नहीं कर पाया हूँ लेकिन आप लक्ष्मीकांत में ये सारे जो सोर्सेज हैं देख लेंगे। दूसरा क्या है, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने यहाँ से लिया, सिविल सर्विसेज रूल ऑफ लॉ का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ से लिया, यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने प्रेम्बल लिया है, राइट, एंड फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। अगर हम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां से फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड रेजिड्यूरी पावर्स विद द सेंटर एटसेट्रा। सो ये सारे के सारे फीचर जो हैं हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, कुछ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, राइट। सो ये जो भी फीचर्स हैं ये सारे फीचर्स को आप लक्ष्मीकांत में पढ़ लीजिएगा। यहां पर जो मेन मुद्दा है कि क्या ये सही होगा कि भारत का संविधान एक बैग ऑफ बोरोइंग्स है, ये कहना सही है। देखिए इसमें आपको 3 तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तो ये कि भाई हमने दूसरे जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनसे आइडियाज लिए हैं और आइडियाज के ऊपर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है। दूसरा ये कि भाई हमने जो आइडियाज लिए हैं वो हमने एज इट इज हमारे संविधान में नहीं लगा दिए हैं, हमने उन आइडियाज को भारत की कंडीशंस के हिसाब से मोल्ड करके और फिर हमने उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे अपनी जगह दी है। तीसरा हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने दूसरे संविधानों से इंस्पायर होके लिए। एक चीज हमें ये भी समझ लेनी चाहिए कि ओरिजिनलिटी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। किसी भी संविधान की बात करें वहां पर भी हमें देखने को मिलेगा कि उन संविधान बनाने वाले लोगों ने कहीं ना कहीं से इंस्पायर होकर उन आइडियाज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा होगा। सो नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन क्लेम ओरिजिनलिटी। नाउ दिस इज द थर्ड पॉइंट दैट वी कैन ऑलवेज गिव इन आवर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ बैग ऑफ बोरोइंग्स। सो ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेलिएंट फीचर, 4-5 सेलिएंट फीचर्स हमने यहाँ पे अपनी इन वीडियोज में डिस्कस किए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सेलिएंट फीचर्स जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, आपको समझ आ गए होंगे। बाकी के जो फीचर्स हैं वो लक्ष्मीकांत में एक बार पढ़ लीजिएगा सो दैट आपको सारे के सारे फीचर्स कवर हो जाएं। आने वाली जो हमारी वीडियोस होंगी दोस्तों उसमें हम आएंगे दोबारा आपके साथ कुछ और टॉपिक्स को लेकर प्रीएम्बल से जुड़े हुए। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।